कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और उसके साथ जो डिप्रेशन और स्टैग्नेशन आता है उसको विथस्टैंड कर रहे हो, झेल रहे हो। तुम झेल रहे हो क्योंकि तुमको नौकरी चाहिए जल्द से जल्द, तुमको सैलरी चाहिए, तुमको सेटल होना है, तुमको कमाना है पैसे, तुम चाहते हो कि ये जल्द से जल्द अकम्प्लिश हो जाए। तुम कंफ्यूज हो स्ट्रैटेजी को लेके, पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, क्वेश्चंस को लेके, क्वेश्चन के बदलते पैटर्न को लेके, फिर भी तुम सोच रहे हो कि क्या ही कर सकते हैं, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा चेंजिंग पैटर्न से, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम तो निकालना ही है, नौकरी तो पानी ही है किस तरीके से। तो तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम अपना दिमाग ठंडा रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है कोचिंग भी जा रहे हो, कोचिंग में तुम्हारा जो टीचर है वो मोटिवेशन देने के नाम पे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहा, वो शायरियां सुना रहा है, वो पोएट्री सुना रहा है, वो ये सुना रहा है कि 5000 साल पहले उस देश में एक राजा हुआ करता था, उसने इतने लोगों को मारा। आसपास के बच्चे सुन के तालियां बजा रहे हैं और तुम ये सोच रहे हो कि ये क्या फालतू की बातें हो रही है यहाँ। जब तुम्हारा टीचर तुम्हें शायरियां नहीं सुना रहा है, वो तुम्हें डरा रहा है, अरे ये कंपटीशन बढ़ गया है, वो कंपटीशन बढ़ गया है, अगर तुम पहले 14 घंटे पढ़ते थे तो अब 20 घंटे पढ़ो, सिर्फ 4 घंटे सो रात को, अगर तुम 4 घंटे से ज्यादा 4 घंटे 1 मिनट सो गए, तुम्हारा खेल खत्म, तुम नौकरी नहीं लगेगी तुम्हारी। अगर तुम सो गए ज्यादा, नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी खत्म तुम्हारी, तुम जॉबलेस, बेरोजगार रहोगे। तो वो तुमको अलग पैरानॉइड कर रहा है। और जब टीचर तुम्हें पैरानॉइड कर रहा है तो तुम्हारे आसपास वाले जो बाकी स्टूडेंट हैं वो भी उसकी बात सुन के, अब क्योंकि वो एनपीसीज हैं, उनका अपना कोई माइंड थोड़ी है, तो वो भी उसके पैरानोया को आपस में रिपीट कर रहे हैं कि हाँ यार, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो तुम्हें जो एक मैस्कुलिन कॉन्करर की स्पिरिट है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस वी विल डील विद इट, ये तुम्हारे अंदर पैदा ही नहीं हो रही, बिकॉज देयर इज फियर एवरीवेयर, इज फियर एवरीवेयर एंड ऑल दीज गाइज, दीज सो कॉल्ड एडल्ट गाइज आर शेकिंग लाइक लिटिल किड्स। तो तुम्हारे को जो मैनली मोटिवेशन चाहिए वो भी नहीं मिलता तुम्हें, बिकॉज यू आर सिटिंग अमंग अ बंच ऑफ नर्ड्स हु आर ऑकवर्ड एंड एट द सेम टाइम लो कनिंग। तुम ये सारी चीजें झेल लेते हो क्योंकि झेलना तो पड़ेगा ही, तुम्हें एग्जाम देना है, अकेले झेलना पड़ेगा। इतना सारा प्रेशर तुम्हारे ऊपर पड़ता है तो तुम्हारे पेरेंट्स भी कहते हैं हम कसर क्यों छोड़ दें। और यही होता है, जैसे ही तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के प्रोसेस में घुसते हो, तुम पाते हो कि योर पेरेंट्स हैव स्टार्टेड गोइंग क्रेजियर। मतलब पहले अगर कम क्रेजी थे तो अब वो ज्यादा क्रेजी हो जाएंगे, ज्यादा ताने मारेंगे, ज्यादा उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, ज्यादा बहस करेंगे। हो सकता है कि ये ज्यादा आपस में लड़ना शुरू कर दे, पहले कम लड़ते थे अब आपस में ज्यादा लड़ेंगे, जस्ट टू डिस्ट्रॉय योर पीस। मेरे पास जितने लड़कों के मैसेजेस आते हैं ना, उसमें से 70% का पैटर्न सेम है कि भैया मैं नीट या जेई या फिर यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहा हूं और तैयारी करते वक्त मेरा ये अटेम्प्ट हो चुका है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, पर एट द सेम टाइम मेरे पेरेंट्स मेरा जीना मुश्किल करके रखे हुए हैं, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ ताने मारते रहते हैं, कोई ना कोई झगड़ा करते रहते हैं आपस में, पापा मुझे हमेशा इंसल्ट करते रहते हैं, मम्मी मुझे हमेशा इंसल्ट करती रहती हैं, कुछ कुछ घरों में तो बहुत हार्श हार्श चीजें बोली जाती हैं कि काश तू पैदा ना हुआ होता, तू पैदा होते ही मर गया होता, ये सारी चीजें। ओके, इट्स वेरी हार्श एंड आई एम टेलिंग यू, ये लड़का अगर इसका 10% भी हार्श कुछ बोल देना उल्टा, तो हालत खराब हो जाएगी इन बूमरों की, क्योंकि इन सबके अंदर झेलने का दम नहीं रहता। दे कैन डिश इट आउट बट दे कैन नॉट टेक इट बैक इवन 10% ऑफ व्हाट दे डिश आउट। आज ही मेरे पास एक ईमेल आया, उसमें एक लड़का बता रहा है कि वो अभी 12th से पास हुआ है, 12th से अभी पास हुआ है। उसके पापा बोल रहे हैं कि तू लाइफ में क्या उखड़ पाया, बता तू लाइफ में क्या कर पाया, अभी तक क्या कर पाया। 12वीं से निकला नहीं, ये पूछना शुरू कर दिया उसके बाप ने कि तू अभी तक लाइफ में क्या कर पाया, बता। तो ये तो वो लड़का है जो कि अभी प्रोसेस में घुसा ही नहीं है, 12th से निकला है, उसको ये सुनाया जा रहा है कि तुम लाइफ में क्या कर पाया। ओके, और ये हैरान है कि इससे ऐसी बातें क्यों बोली जा रही हैं। जो लड़का अभी 12th से निकला है उसकी तुलना हो रही है 27-28 साल के लड़कों से जिनकी जॉब लग चुकी है। ओके, उसकी तुलना उनसे कर रहा है उसका बाप। मेरे पास एक और कॉल आया था, इसके बारे में मैंने शायद बताया था किसी वीडियो में। जब मैंने कॉल उठाया तो लड़का बड़े गुस्से में लग रहा था, बड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था, वेरी हाइपर, और उसके बैकग्राउंड में से उसकी मम्मी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ओके, तो जब मैंने पूछा कि तुम्हारा इशू क्या है तो उसने बताया कि भैया मेरी मम्मी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। एंड इंडीड इट वाज ट्रू, क्योंकि उसकी मम्मी की आवाज तब भी आ रही थी पीछे से। जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फेज आगे बढ़ता रहता है, पेरेंट्स पैरानॉइड तो होते ही हैं, चिल्लाते भी हैं। साथ ही साथ मैंने एक और पैटर्न नोटिस किया है कि ये अपना क्लच और टाइट करते रहते हैं अपने बच्चे पे। मैंने ये देखा है, यू विल बी सरप्राइज्ड, 30 साल के आदमी घर से बाहर नहीं जा पा रहे बिना मम्मी से पूछे। 30 साल के आदमी मुझसे कंसल्टेशन कॉल करने से डर रहे हैं कि बात कैसे करूंगा, मम्मी आके पूछने लगेंगे किससे बात कर रहे हो। 30 साल के आदमी हीरो, 30-year-old मैन इज स्कैर्ड कि मैं फोन पे बात करूंगा तो मम्मी आके पूछने लगेंगी। तो उनको घर से निकलना पड़ रहा है, कहीं जाके छुपना पड़ रहा है, तब जाके वो बात कर पा रहे हैं। सोचो इतना पैरानोया। दे आर नॉट टॉकिंग टू ड्रग डीलर्स ऑन द फोन, दे आर टॉकिंग टू गोल्ड क्लैड हु इज ऑब्वियसली मोर डेंजरस। तो तुम पाओगे कि 30 साल के लड़के हैं,
वो डर रहे हैं लिटरली, वो बात करते वक्त भी डर रहे हैं, मम्मी सुन लेंगे, अरे पापा पापा सुन लेंगे। यू 30 years old। मैंने ये पैटर्न देखा है, जैसे ही लेट टीनेज में तुम पहुंचते हो तो तुम्हारा ऑफ कोर्स एक मैस्कुलिन डेवलपमेंट हो रहा होता है, यहां पर तुम्हारा सोशल लाइफ ब्लूम करता है। ओके, वट एवर यू मेक योर सेल्फ राइट नाउ, ये आगे तक चलेगा तुम्हारा। देखा है कि उसी टाइम पे अगर तुम इस प्रोसेस में हो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाले में, तो उस समय पेरेंट्स भी मौका पाते हैं और तुम्हारे ऊपर अपना क्लच बनाना शुरू कर देते हैं, तुम्हें शेल्टर्ड बनाना शुरू कर देते हैं, तुम पे ज्यादा अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर देते हैं, और तुम पाते हो कि इसका एंड रिजल्ट काफी डेंजरस होता है। ऑल दीज 30-year-old men जो कि डर रहे हैं फोन पे बात करने से, हीरो घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। ओके, देयर मॉम्स आर स्टिल बॉसिंग देम अराउंड, पापा फिर भी मार रहे हैं उनको आज भी। ओके, उनको मेरे ख्याल से प्राइड फील होता होगा कि हम तो अपने पापा से 30 साल की उम्र तक मार खाते थे। एक आदमी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि मैं 40 साल का हूं, मेरे पेरेंट्स अब भी मुझे पेरेंट करते हैं। ओके, तो ये कोई तारीफ की बात नहीं है हीरो, ये कोई तारीफ की बात नहीं है। इसको जितना भी ज्यादा हमारे यहाँ नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि 40 साल के होगे तब भी तो बच्चे ही रहोगे। इमोशनल ऑडियंस के लिए, इमोशनल लोगों के लिए ये चीज बहुत प्यारी लगती है, हम लोग इमोशंस पे नहीं चलते। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैस्कुलिनिटी ऑफ इंडियन मैन विच इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड इन द नेम ऑफ ओ स्वीट स्वीट इमोशंस। अरे 40 साल की एज में भी बच्चे ही रहोगे माँ बाप के लिए। वी आर सवरेन मैन with our own identity, with our own wishes, with our own spine, and we need to act like that. तो ये पैटर्न शुरू हो रहा है। खैर, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये होता क्यों है। Why do your parents go mad as soon as you put yourself in this process of preparing for competitive examinations? एक चीज जानो, एक नैरेटिव फैल गया है काफी समय से तपस्या का, कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ये हमारी भी तपस्या है। आजकल ऐड देखते होगे ना, टीवी पे आता है कि छोटा बच्चा स्कूल की तैयारी कर रहा है, कोई छोटा मोटा एग्जाम है क्लास का, तो मम्मी कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा एग्जाम नहीं, मम्मा का भी एग्जाम है, मेरा भी एग्जाम है। छोटा बच्चा क्लास 5th का एग्जाम दे रहा है, लेकिन समहाउ ये मम्मा का भी एग्जाम है, क्योंकि मम्मा को जो एक नॉर्मल माँ की ड्यूटी होती है, टिफिन पैक करना, जल्दी उठना, बच्चे को उठा देना, स्कूल भेज देना, वो करना पड़ता है। So somehow it is her exam too, क्योंकि because in her narcissism she has to shift all the attention to herself. Of course, एग्जाम है बच्चे का, नहीं हमारा भी तो एग्जाम है, वो हमारा तपस्या है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको लोग बहुत इमोशनल, लोग बहुत प्यारी चीज के रूप में दिखा रहे थे कि यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है और सेंटर के बाहर जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो बैठे हुए हैं। उसमें कैप्शन लिखा था कि एस्पिरेंट तो मेहनत करते ही हैं, पर असली तपस्या उनके माँ बाप की है, जो अभी देखिए गेट के बाहर देखिए 3 घंटा 4 घंटा बैठे रहेंगे अपने बच्चों का वेट करने के लिए, सेंटर के बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, और जानबूझ के तुम पाओगे ऐसे आदमियों को, ऐसे माँ बाप को, ये सेंटर के बाहर जहां शेड रहेगा, जहां छाव रहेंगी, वहां नहीं बैठेंगे। सेंटर के बाहर दुकान वगैरह में कई सारे दुकान वाले उस समय अलाउ भी कर देते हैं एग्जाम के टाइम पे कि तुम उनके शेड में जाके बैठ पाओ। ठीक है, ये वहां नहीं बैठेंगे, ये जानबूझ के धूप में बैठेंगे, स्पेशली जब कैमरा अराउंड हो, जानबूझ के धूप में बैठेंगे ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को जला रहा हूं पसीने में, देखो मैं उबल रहा हूं, ये तपस्या है मेरी। somehow I am also important, please understand that I am also working hard, shift the focus onto me, only my son is not the important one, my daughter is not the important one, shift the focus onto me। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिप्लाई किसी ने लिखा उस ट्वीट पे कि असली तपस्या ये होती अगर अपनी लाइफ में आप मेहनत करके इतने अमीर बन गए होते कि आपके बच्चे को जगह जगह जाके इम्तिहान नहीं देना पड़ता। तो उस पर कई लोग चिढ़ गए। ओके, कई लोग चिढ़ गए कि ये कैसे बात कर दी, धूप में बैठना तपस्या नहीं है क्या, पसीने में उबलना तपस्या नहीं है क्या। और सबको ये बात पता है कि जो कोई यूपीएससी का एग्जाम देता है सिविल सर्विसेज का, वो मोर और लेस कम से कम जाओगे मेरे ख्याल से 20 साल का होता होगा। ठीक है, 21 साल 20 साल एकदम अर्लीस्ट दे रहे हो तो 20 साल 21 साल ये एज होती होगी। 20 साल 21 साल के बच्चे खुद भी जा सकते हैं एग्जाम देने। ओके, लेकिन ये पेरेंट्स जानबूझ के इनके साथ स्टिक अराउंड करते हैं, ये दिखाने के लिए देखो हम भी तपस्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जो कि एग्जाम इटसेल्फ में कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेन, अगर कोई 20 साल का आदमी है अब भी एग्जाम देने जा रहा है अपनी मम्मी पापा को लेके हर जगह, तो मान लो एग्जाम निकाल भी ले तो उसके अंदर स्ट्रीट स्मार्ट से कमी रहेगी। बाद में जाके नौकरी लगने के बाद भी जब पॉलिटिशियंस वगैरह से डील करना होगा, समाज के अलग अलग तबके से डील करना होगा, तो ही विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल। ओके, पर यहाँ रीजन बिल्कुल भी केयर का नहीं है, यहाँ पर रीजन है नार्सिसिज्म का और अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने का। ऐसे एक और वीडियो वायरल हुआ था यूपीएससी के एग्जाम का, उसमें एक लड़की किसी रीजन से लेट पहुंची थी सेंटर पे, तो गेट बंद हो गया था
ऑब्वियसली उसके माँ बाप साथ में थे। उसकी मम्मी बेहोश हो गई गेट पे। ओके, लिटरली बेहोश हो गई। एग्जाम किसका था? लड़की का। ठीक है, लड़की नहीं बेहोश हुई फॉर सम रीजन, मम्मी बेहोश हो गई। मम्मी बेहोश हो गई गेट के सामने। अब लड़की बेचारी, उसके चेहरे को देख के लग रहा था शी इज एम्बैरेस्ड, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम अभी है ही, क्योंकि उसका गेट बंद हो गया है। ओके, वो एक स्ट्रेस में है ही। नाउ शी हैज टू टेंड टू हर मदर हु हैज अपेरेंटली कोलैप्स्ड ऑन द गेट। तुम चेहरा देख के समझ जाओगे शी इज एम्बैरेस्ड। और हम लोग को पता है कि कोलैप्स होने का रीजन क्या था। कोलैप्स हो जाएंगे तो वो दया करके गेट खोल देगा, ये सब सोच के ऐसा ड्रामा होता रहता है। ठीक है, यहां पर लड़की की भी गलती नहीं है, किसी ना किसी रीजन से ट्रैफिक में फंस गई होगी, जो भी हुआ होगा, लेट हो गई होगी। पर ये जो शिफ्टिंग अटेंशन टू योरसेल्फ वाला मैट्रिक्स है ना, ये उस वीडियो में क्लियरली देखोगे। तुम्हारा फोकस किस पे रहेगा? जो बेहोश पड़ी है वो औरत, उस पे। जो लड़की आई है, लेट हुई है, उस पे नहीं रहेगा। यही इंपॉर्टेंस दिखाने वाला जो अर्ज है कि हम भी हैं इसमें, हम भी हैं इस प्रोसेस में, यही इस चीज को कॉज करता है कि जैसे ही तुम्हारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है, योर पेरेंट्स गो मैड। उनको ये चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से दे बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन। अब प्रॉब्लम यह है कि खुद तो ज्ञान है नहीं, ना एग्जाम का, ना पैटर्न का, ना सिलेबस का, ना जो उसका कंटेंट है उसका, तो कैसे दिखाएं कि हम हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है इसमें, हम भी हैं इसमें, हम भी तपस्या कर रहे हैं। तो इनका एक काम होता है, ये बार बार आके तुमसे कहेंगे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ये बार बार आके बहुत ही ट्रिवियल बातें बोलेंगे, जैसे कि इट इज सम रॉकेट साइंस। ये बताएंगे तो मेहनत करो, तुम दम लगा के मेहनत करो, कंपटीशन निकालो, मेहनत करो, मेहनत करो, रगड़ दो एकदम से पेपर को, पेपर में आग लगा दो, पसीना बहाओ। जो धैर्य रखता है उसकी जीत होती है। लक्ष्य पे तुम अपना आग गड़ाए रखो। अब जो लड़का ये चीजें सुनता है ना, उसके लिए ये चीज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना भी है तो एक्चुअल कॉन्क्रीट एक्शनेबल एडवाइस दो यार। ये बता मुझे कि इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा हो सकता है। जीके के पेपर में किस ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से ज्यादा आएंगे, इकोनॉमिक्स से ज्यादा आएंगे, किससे आएंगे, किस पर मैं ज्यादा फोकस करूं। इकोनॉमिक्स में भी मैं किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करूं, किस टॉपिक को एकदम इग्नोर मार दूं। ही वॉन्ट्स दैट टाइप ऑफ एक्शनेबल प्रॉपर एडवाइस जो कि सही में इंप्लीमेंट हो पाए उसके पेपर में। अब वो बैठ के कंफ्यूज बैठा हुआ है, वो यही सोच रहा है, और मैं उसके सामने आके बोलूं कि क्या वो कुछ दिक्कत है क्या तुम्हें? बोले कि हाँ भैया एडवाइस चाहिए, कैसे तैयारी करूं मैं कहूं मेहनत करो, दम लगा के मेहनत, पसीना बहा दो और लौट जाओ जमीन पे, अंडरवियर पहन के पढ़ो। ये उल्टी पुल्टी चीजें मैं बोलूंगा तो वो गुस्सा होगा। इट इज द सेम थिंग एज इफ यू आर होमलेस बाय अ हाउस। इट इज स्टूपिड। लेकिन कई सारे पेरेंट्स तुम पाओगे कि यही में घुसे रहेंगे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। बार बार वो पढ़ता भी रहेगा, तब भी बोले पढ़ाई करो। मान लो 5 घंटे पढ़ के उठ गया, कहीं बैठ गया, बेटा कंपटीशन बहुत टफ है, गला काट कंपटीशन प्रतियोगिता है, ये है वो है। ही नोज अंकल, ही नोज कि गला काट प्रतियोगिता है। आपसे ज्यादा जानता है वो। अभी आपसे वो सवाल पूछ लेगा कैसा कंपटीशन, आप बता नहीं पाओगे, तो आपसे ज्यादा जानता है वो। पर मुझे मालूम है कि आप क्यों बोल रहे हो उससे ये बात बार बार, ताकि इस पूरे प्रोसेस में उसको याद रहे और बाकी 4 लोग अगर और देख रहे हैं उनको भी याद रहे कि आप थे, इसके साथ खड़े थे इस प्रोसेस में, जबकि आप बर्डन थे, यू आर अ डेड वेट इन दिस प्रोसेस, क्योंकि यू केप्ट प्रेशरिंग हिज माइंड ऑल द टाइम, यू केप्ट स्ट्रेसिंग हिम आउट। उसको जब सही में एडवाइस चाहिए भी था तो आपने उल्टा पुल्टा एडवाइस दिया, मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। पर पापा ये पैटर्न चेंज हुआ है, कैसे ध्यान दूं, कैसे इसको कैच करूं मैं? मेहनत करो बेटा, ये पैटर्न क्या होता है? सारा बुक चाट जाओ, सारा बुक चाट जाओ शुरू से लेकर अंत तक। है? सारा बुक पूरा पढ़ लो तो पैटर्न क्या रहेगा बताओ। हर दिन 1000 क्वेश्चन पढ़ो, हर दिन 1000 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 30 दिन में कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 30,000। अब एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है? 100। तो 30,000 तुमने पढ़ लिया और 100 ही क्वेश्चन आता है और तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करते हुए मैंने अंकलों को सुना है। These guys are completely disconnected from the reality, क्योंकि let's be honest, उस जनरेशन में जो एग्जाम होते थे और आज के जो जनरेशन में एग्जाम होते हैं उसमें मुझे अब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। You guys know, जब वो ये मेहनत करो वाला ज्ञान नहीं दे रहे होते हैं तो वो पैरानॉइड हो रहे होते हैं। तुम तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? तो मान लो बच्चे ने 12 घंटे पढ़ाई की, सच में 12 घंटे पढ़ाई की, पर दिखाया नहीं उसने कि मैं पढ़ रहा हूं। दे विल स्ट्रेट अवे से, मैंने तो नहीं देखा कब पढ़ा तुमने, मैंने तो नहीं देखा। और जिस आदमी ने रगड़ा है अपने आप को ना 12 घंटे, ऑब्वियसली वो खुद के लिए सिर्फ नहीं पढ़ रहा, पक्का उसका एक रीजन है कि माँ बाप को खुश करना है।
अधिकतर लड़के जो तैयारी करते हैं वो खुद के लिए नहीं करते, ना ही उनका मन रहता है, वो माँ बाप को खुश करने के लिए तैयारी करते हैं। तो वो जब बेचारा 12 घंटे पढ़ा, सोचा कि उसको अप्लॉज मिलेगा, फादर सेज कि कहाँ पढ़े हो, हमने तो नहीं देखा। It takes a toll on his brain. It takes a toll on his brain and he starts going a little bit crazy. उसका दिमाग का बैलेंस बिगड़ने लगता है। उसके बाद जब वो देखता है कि जैसे ऐसे दिन बीत रहे हैं, उसके मम्मी पापा दोनों उसके ऊपर चढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ाई करोगे तो यार नौकरी नहीं लगेगी, कटोरा लेके घूमना पड़ेगा, देखो कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, उसका फलाने का लड़का देखो ये अधिकारी बन गया, वो फलाने का लड़का देखो बैंक में हो गया, वो फलाने का लड़का ये, फलाने का लड़का वो। ऑल दैट दिस इज डूइंग, यू नो व्हाट दिस इज डूइंग? दिस इज सिंपली कॉजिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन दैट गाय। अगर तुमको कुछ इनपुट देना है तो वो इनपुट दो जो कि सही में उसको एग्जाम हॉल में काम आए, लिखने में पेपर। ओके, इसके अलावा और कोई भी इनपुट बेकार है। एवरी अदर इनपुट इज कंप्लीटली ऑब्सोलीट। ये ठीक वैसे ही अपीयर करता है जैसे सास बहू के सीरियल में देखते होगे कि जो आदमी रहता है सूट बूट पहन के रहता है हमेशा, वो मान लो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है कि मेरा बिजनेस मीटिंग है इस देश में, इस शहर में, कैसे मैं और पैसे बनाऊं, कहां इन्वेस्ट करूं। वो अभी बैठ के ये सोच रहा है, और उसके ठीक 2 फीट दूर उसकी मम्मी और उसकी बीवी इस बात पे लड़ रही है कि खाने में किसने नमक ज्यादा डाल दिया, किसने चीनी ज्यादा डाल दिया, और छ्यू 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 करके सबका चेहरा दिखा रहा है। फिर दोनों झगड़ा करने लग रहे हैं, एक दूसरे को मारने लग रहे हैं। उस नौटंकी का इसके एम में, इसके प्रोसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। दे वर जस्ट एग्जिस्टिंग एंड दे वर ट्राइंग टू शो कि हाँ मैं हूं यहाँ पे, ऑलराइट, मैं हूं। वैसे ही यहां भी होता है कि जब तुम पढ़ाई करते हो तुम्हारे पेरेंट्स लगता है टैंट्रम मारने, इस टैंट्रम का कोई यूज नहीं होता। और अगर तुम इसको ऑब्जेक्ट करोगे ना तो एक ही जवाब आएगा, तो हम बोले ना तुमको पढ़ने के लिए, बोलते हैं तो तुमको बुरा लगता है, कि तुम्हारे को पढ़ने के लिए बोला जाता है तो तुमको बुरा लगता है। ये पहले समझ लो गैस लाइटिंग है, ये गैस लाइटिंग है। और तुम्हारा इसमें जवाब आना चाहिए हाँ बुरा लगता है। तुमको ये नहीं बोलना चाहिए नहीं नहीं पढ़ने को बोलते हो इसलिए नहीं बुरा लगता, आप ऐसे बोलते हो इसलिए बुरा लगता है, आप वैसे ना। डोंट टॉक लाइक दिस, सिंपली से कि हाँ बुरा लगता है, सिंपली से दिस। क्योंकि ये गैस लाइटिंग अटेम्प्ट है। मैं मान लो तुम्हें कोई एडवाइस दे रहा हूं लेकिन गालियां दे के दे रहा हूं, गंदी गंदी गालियां दे के, और तुम उसको ऑब्जेक्ट करते हो कि आप गालियां क्यों दे रहे हो। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा तो मतलब एडवाइस देना गलत बात है, एडवाइस देके मैंने गलत कर दिया, क्राइम कर दिया क्या मैंने, तुमको मैं एडवाइस ना दूं, बुरी बात है। मैं उस मेन प्रॉब्लम से डिफ्लेक्ट करके ले आऊंगा किसी और ही चीज पे जो कि पॉजिटिव साउंड करेगी। एडवाइस, गाली से मैंने ले आया एडवाइस पे, और अब मैं तुमको गैसलाइट करूंगा ताकि तुम खुद सोचो कि यार मैं ही पागल हूं क्या, वो मुझे गाली कहाँ दे रहा था, वो तो मुझे गाली के रूप में एडवाइस दे रहा था, ही एक्चुअली केयर्स अबाउट मी। इस केस में भी तुम ये सोचते हो कि यार आई थिंक मे बी मैं ही पागल हूं यार, मेरे पेरेंट्स दे आर नॉट एक्टिंग इरेशनली, आई थिंक दे डू केयर अबाउट मी एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्टिंग लाइक दिस, मैं ही गलत हूं। ठीक है, you keep gaslighting yourself, you keep telling yourself that you are wrong, that you are crazy, this is what they want। तो ये साइकिल चलता है, ये साइकिल चलता है। बैठ के पढ़ रहे हो तो सोच रहे हो अबे यार ये ज्योग्राफी में ये चैप्टर में एनसीईआरटी से पढ़ूं या फिर मैं इस रेफरेंस बुक से पढ़ूं, उस रेफरेंस बुक से पढ़ूं। अरे यार यूपीएससी ने यार पेपर का पैटर्न ही चेंज कर दिया, अब एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाऊंगा, इसको कैसे सॉल्व करूं। पापा के बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, नहीं तो देखो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, गला काट प्रतियोगिता है, पढ़ाई करो। देखो वो लड़का देखो उसका जॉब लग गया, पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। यू विल गेट सो एंग्री, ओके, यू विल गेट सो एंग्री, बट इफ यू से समथिंग ही विल सिंपली गो बैक टू मैंने बोल दिया तो गलत कर दिया क्या, कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने पढ़ने को बोल दिया, तो मैं पढ़ने को ही तो बोल रहा हूं। अब फिर तुम कहोगे नहीं मैं ये कहने का मतलब नहीं था मेरा। You'll keep explaining yourself and you'll keep going crazy. In fact, अगर तुम ज्यादा ऑब्जेक्शन करोगे तो ये उस झगड़े को बढ़ाएंगे, और फिर होता ये है कि फिर ये आपस में लड़ने लगेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों। तुम्हारे पापा जो है तुम्हारी मम्मी को ब्लेम करेंगे कि तुमने इसको ऐसा बना दिया, तुम्हारी वजह से ये बिगड़ गया। फिर तुम्हारी मम्मी जो है वो उनको ब्लेम करेंगे कि नहीं आपने इसको बिगाड़ दिया, आपकी वजह से ये बन गया। और दोनों आपस में लड़ेंगे कि किसने तुमको बिगाड़ा, क्योंकि फॉर देम यू आर नॉट अ सवरेन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग विद फीलिंग्स एंड अ सोल। तुम एक मशीन हो जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है। तो अगर तुम कोई बात कर रहे हो, कोई नई बात कर रहे हो, कोई नया आइडिया रखे हो, तो पक्का किसी ने तुम्हें सिखाया है, किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई एजेंसी नहीं है। यू आर रिमोट कंट्रोल्ड टॉय, जिसके हाथ में तुम्हारा रिमोट है वो तुम्हें कंट्रोल करता है। तो आपस में लड़ते रहेंगे ये कि किसने तुमको बिगाड़ा, किसने तुम्हारे कान भरे। एंड दैट फॉर यू विल बी वेरी स्ट्रेसफुल टू वॉच, क्योंकि द फर्स्ट थिंग यू वांट एंड द ओनली थिंग यू वांट एट होम with your preparation is peace. You want to be left alone. If you cannot help me, please leave me alone. Or if you cannot leave me alone, come and help me. आओ, take part. Be an active participant. आओ बैठो मेरे साथ,
चलो मेरी हेल्प करो, बताओ मुझे हाउ टू इंटरप्रेट दिस सिलेबस, हाउ टू इंटरप्रेट द पैटर्न। बताओ, इवेल्युएट करो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को, बताओ कौन से क्वेश्चंस पे कौन से टॉपिक्स पे मुझे ध्यान देना चाहिए। कम एंड डू इट, बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। They cannot do this. Most of these parents who act like this, they cannot do this. All right? तब भी उनको दिखाना है इंपॉर्टेंस। और इसमें नार्सिसिज्म का एंगल है। इसमें यह एंगल है कि मेरा बच्चा जो है वो अगर मेहनत कर रहा है, वो अगर कुछ सीख रहा है लाइफ में, या फिर मान लो सक्सेसफुल भी हो रहा है, तो इसमें मेरा नाम जोड़ना ही चाहिए। जुड़ना चाहिए कि हम भी तपस्या कर रहे थे साथ में, मेरी भी तपस्या है। और लोग बोलते भी हैं कि सबसे बड़ी तपस्या तो ये माँ बाप की है। ये माँ बाप की तपस्या थी, इसलिए बच्चे का एग्जाम निकल गया। ये जो प्रेस की भूख है ना, कि कोई तारीफ कर दे, इसके चक्कर में ये अपने खुद के बच्चे को इतना पेस्टर करते हैं, इतना पेस्टर करते हैं कि ये गोज मैड। ऑलराइट? ये प्रेस की भूख इसलिए होती है क्योंकि अपने खुद के यूथ में इनको उतना कोई एडमिरेशन मिला नहीं होता है, दोस्तों से या टीचर्स से या सोसाइटी इन जनरल से। इनको रिस्पेक्ट मिलना तभी शुरू होता है जब इनकी एज बढ़ती है। तो बाय द वर्च्यू ऑफ एज वो डिफॉल्ट मोड का रिस्पेक्ट होता है। अगर तुम्हारी एज बढ़ चुकी है और तुम्हारे को लोग सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी एज ज्यादा है, यू हैव नॉट रियली अर्नड इट, तुम डिफॉल्ट मोड पे पा रहे हो रिस्पेक्ट। ओके? तुमने कुछ किया नहीं है उसको अर्न करने के लिए, क्योंकि इनको रिस्पेक्ट मिला नहीं अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में। तो इनको बाद में चाहिए तारीफ, इनको बाद में चाहिए ब्राउनी पॉइंट्स। और इसीलिए कुछ बूमरों को तुम फेमिनिस्ट बनते देखोगे अभी। ये पहले फेमिनिस्ट नहीं थे अपने टाइम में। इन लोगों के टाइम में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसका नतीजा आज का जेन ज़ी मर्द झेल रहा है। लेकिन अब अचानक से ये फेमिनिस्ट बन चुके हैं वो ब्राउनी पॉइंट्स, ताकि लोग तारीफ कर दें, पीठ थपथपा दें, कह दें कि आपकी भी तपस्या थी, आपका भी योगदान था। तो ये जो पूरा मैट्रिक्स है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना कि हम भी हैं। ओके? मेरे बिना तुम नहीं कर पाओगे, हमको रहना पड़ेगा। बताओ, हमको इतना कुछ करना पड़ रहा है, बताओ मुझे आके बोलना पड़ता है तुम्हें पढ़ने के लिए। मैं बोलूंगा नहीं तो तुम पढ़ोगे नहीं। ये सारी चीजें सुनोगे। ओके? रीजन इज नार्सिसिज्म। और इस नार्सिसिज्म की वजह से इनको चाहिए कि इनको भी इंपॉर्टेंस मिले उस प्रोसेस में जहां तुम हो। ओके? जहां पे तुम अकेले काम कर रहे हो, तो वहां ये इनका नाम जुड़ा होना चाहिए। बहुत ही नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी है ये। और अक्सर जानते हो, ये उन्हीं पेरेंट्स में टेंडेंसी आती है जो खुद स्टैग्नेंट हो चुके हैं, या तो खुद एक सैलरीड लाइफ पे जी रहे हैं, अब उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आगे लाइफ में कोई एम नहीं है पैसे बढ़ाने का या कुछ एम्पायर बिल्ड करने का, या तो कुछ नहीं करते, कोई ऐसा प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो यहां तुम ज्यादा देखोगे ये बिहेवियर एंटरप्रेन्योरियल फैमिलीज में, जहां पे भले ही 50 साल 60 साल एज हो गई है पापा की, बट द विगर, द एनर्जी इन हिम इज वेरी वेरी हाई। वो अब भी आदमी कोशिश कर रहा है कि या लेट मी गेट मोर मनी, लेट मी गेट रिचर। वो काम कर रहा है अपने बिजनेस पे, या फिर वो कोई भी पैशन परस्यू कर रहा है, फोटोग्राफी का पैशन हो, या फिर वाइल्ड लाइफ का कोई इंटरेस्ट हो, या एक्टिंग हो, या सिंगिंग हो। इफ हिज ओन लाइफ इज नॉट स्टैग्नेंट, तुम पाओगे कि ये जो आदमी होते हैं ये अपने बच्चों पे उस टाइप का प्रेशर नहीं डालेंगे। अक्सर जो स्टैग्नेंट होता है उसको मन करता है ये प्रेशर डालने का, क्योंकि लाइफ में बोरियत है, तो हमको चाहिए एक वॉर, उसमें हम घुस जाएं। तो बच्चे की वॉर है, उसी में घुस जाते हैं, किनारे खड़े रहते हैं, ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे बाद में। सोल्यूशन सिंपल। सबसे पहले, अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, एक चीज क्लियरली बोल दो पेरेंट्स से कि मुझे आप लोग बोलना बंद करिए, मैं अपने टाइम पे पढ़ूंगा, अपने तरीके से पढ़ूंगा। आप लोग जितनी बार मुझे बोलेंगे पढ़ने के लिए, उतना ज्यादा मेरा मन हटता जाएगा पढ़ाई से, और उतना ज्यादा मेरा चांस कम होता रहेगा एग्जाम क्वालिफाई करने का। चांसेस है कि तुम जब ये बोलोगे, सामने से जवाब आएगा, तुम धमकी दे रहे हो, तुम धमकी दे रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि तुम नहीं पढ़ोगे, मत पढ़ो, तुमसे कौन कह रहा है पढ़ने के लिए, मत पढ़ो। ऐसा जवाब आता है, तब भी तुम कहोगे सेम चीज जो तुमने बोली। होल्ड योर फ्रेम, से द सेम थिंग। आपने सुन लिया जो मैंने बोला। जितनी बार बोलोगे उतना मेरा मन हटेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके? लेट देम गो क्रेजी ओवर दिस, लेट देम थ्रो मोर टैंट्रम्स। तुमने एक बात अगर क्लियरली वहां पे बिना एक्सप्लेन किए रख दी, लाइक अ रॉक, ये चीज दिमाग में बैठ जाएगी उनके। जानते हो किसकी बात नहीं बैठेगी? जिसने ये बोला और उन्होंने बोला कि हमने बोला क्या पढ़ने के लिए, पढ़ के एहसान कर रहे हो क्या, जब भागो यहां से। और वो लड़का लगे ऐसे बोलने की, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने बोला है या फिर मुझे पढ़ना नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जब आप मुझे बोलते हो तो मुझे मन नहीं करता पढ़ने का। दिस गाय, इसका कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड विद व्हाट यू सेड। तुमने जो बोला है स्टिक टू इट, कि हाँ मैंने ये बोला है, एंड दैट इज हाउ थिंग्स विल बी। सामने वाला कुछ भी बोले, स्टिक टू इट कि हाँ यू हर्ड व्हाट आई सेड, कि अगर ऐसा होगा तो मेरा मन और हटेगा। दूसरा, एक्सप्लेनेशन देना एकदम बंद कर दो। तुम्हें लगेगा कि यार मम्मी पापा पैरानॉइड है, मेरा प्रोग्रेस देख के उनको डर लग रहा है, तो जाके मैं एक्सप्लेनेशन देख के उनका डर शांत कर देता हूं। वो कभी शांत नहीं होगा, वो गोल गोल घूमेंगे। तुम सोचोगे तुमने गलती कर दी जाके बात करके। कभी भी एक्सप्लेनेशन मत दो। अगर उनको लग रहा है कि तुम एकदम बेकार आदमी हो, तुम कपूत हो, ठीक है, तब भी जाके एक्सप्लेनेशन मत दो ये बताने के लिए कि नहीं पापा इस बार मेरा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा, पिछली बार बस 2 नंबर से छूटा था। हाँ पापा,
कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम ये जो सोच रहे हो उसका इफेक्ट उल्टा होगा। तुम सोच रहे हो कि उनका दिमाग अब और रिलैक्स्ड हो जाएगा, अब वो पैरानोया नहीं दिखाएंगे। नहीं, you have shown that because they act in this way, you give them a reaction, you submit to them, you explain to them, now they will repeat that behavior. वो फिर से ऐसे एक्ट करेंगे और तुम फिर से जाके एक्सप्लेनेशन देते रहोगे और जिंदगी भर देते रहोगे और पागल हो जाओगे देते देते। तो एक्सप्लेन करना एकदम से बंद कर दो, जीरो। ऐसा रूल बना दो कि आई विल नेवर एवर एक्सप्लेन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई तुमसे कह रहा है कि कहाँ तुमने पढ़ाई की, मैंने तो नहीं देखा, कुछ बोलो ही मत, है ना। बोलो कि हाँ नहीं की, मैंने नहीं की पढ़ाई। तुम पढ़ाई कहाँ करते हो? तुम तो बाहर जाके लफंगे की तरह घूमते रहते हो। हाँ, वही काम है मेरा। डो नॉट एक्सप्लेन एट ऑल, डो नॉट एक्सप्लेन एट ऑल। तुम पाओगे अगर तुमने एक्सप्लेनेशन बंद कर दिया और तुमने अग्री एंड एम्पलीफाई यूज करना शुरू कर दिया इस केस में, दे विल एक्चुअली स्टॉप because they are not getting the desired reaction. They are getting the reaction which is making them feel ashamed. पढ़ाई अपने तरीके से करो जितना तुम करते हो दिन भर में। उसके बाद लेकिन जब टाइम बचे तो अपने हॉबीज पे भी ध्यान दो, फिजिक पे भी ध्यान दो, सोशल लाइफ पे भी ध्यान दो, स्किल्स पर भी ध्यान दो। इसमें शर्म तुमको नहीं आनी चाहिए कि अभी पढ़ाई में कर रहा था दिन में, अब मैं वर्कआउट कर रहा हूं तो पापा देख के क्या सोच रहे होंगे। पापा तुम वर्कआउट नहीं भी करोगे तब भी घटिया ही सोचेंगे तुम्हारे बारे में। ओके, तो वर्कआउट करने से कम तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तुम नहीं भी करते तब भी घटिया सोचते हैं। तो अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम गिटार सीख रहे हो, गिटार बजाना तुमको पसंद है, बजाओ, एकदम बेशर्मी से बजाओ। जब तुमने पढ़ाई कर ली है उसके बाद से बैठो, अब बजाओ। तुम वर्कआउट करना है करो, तुमको किसी से बात करनी है वो भी करो। इससे क्या होगा, यू विल शो दैट फाइनली यू आर ए सवरेन मैन, यू डू व्हाट यू वांट, यू लिव लाइफ योर ओन वे। जब तक पेरेंट्स के पीछे पड़े रहोगे कि पापा अब तो ठीक है ना, अब तो अच्छा बच्चा हूं ना मैं, अब मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं ना, आप बताइए और क्या करना है, दे विल प्ले यू लाइक ए हैमस्टर। घुमाते रहेंगे तुमको हमेशा। लेट्स बी ऑनेस्ट, एग्जाम तुम्हारा है, तुम्हें पता है, यू नो इट बेटर, यू नो इट द बेस्ट हाउ टू क्रैक इट, वे बेटर देन दे डू। तुमको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है उन्हें। तुम पाओगे कि जब तुम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो और अपने लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हो विदाउट एनी शेम, विदाउट लिसनिंग टू देम, दे विल एक्चुअली स्टार्ट टू रिस्पेक्ट यू एंड दे विल स्टॉप देयर टैंट्रम्स। जब तक फीड करते रहोगे इस मैट्रिक्स को, इट विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और यही चीज 90% एस्पिरेंट्स करते हैं। ओके, फीड करते रहते हैं, माँ बाप पगला रहे हैं, एकदम पैरानॉइड हो रहे हैं, और बच्चा पीछे पड़ा हुआ है, नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, नहीं मम्मी मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, पीछे पड़े हुए हैं समझाने के लिए। और इससे इतना मेंटल डैमेज पहुंचता है एस्पिरेंट्स को, इससे इतने सारे उनके अंदर इश्यूज आ जाते हैं। कभी मिलोगे, बातचीत करोगे ऐसे लोगों से, तो यार तुम सोचोगे कि यार ये हिल चुका है दिमाग से, मेंटली ही इज गॉन कंप्लीटली। कुछ सब्सक्राइबर्स ने बताया उनके घरों में तो हाथापाई भी हो जाती है, बहस होती है एक्सप्लेनेशन के थ्रू। उसके पापा आते हैं मारने, तो फिर ये कोशिश करता है अपने को बचाना, फिर हाथापाई शुरू हो जाता है। दिस इज नॉट हाउ सिविलाइज्ड पीपल लिव। दीज गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। इसी वजह से तुम पाते हो कि कई सारे केसेस में जो बच्चे अपने आप को डिलीट करते हैं, उनके डिलीशन लेटर में एक चीज बहुत ही कॉमन रहती है, कॉमन पैटर्न रहता है। वहां लिखा रहता है, सॉरी मम्मा एंड पापा, मैं आपको खुश नहीं कर पाया, सॉरी मम्मा एंड पापा, मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, सॉरी मम्मा एंड पापा, मुझसे नहीं हो पाएगा। दिस थिंग इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। और इस चीज को लोग इग्नोर कर देते हैं बड़े कन्वीनियंटली, बिकॉज ऑब्वियसली इस केस में भी असली विक्टिम तो माँ बाप है, राइट। गॉड ब्लेस यू गाइस।